अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट पोर्शन आ जाता है कि इन्होंने बताया हुआ है, बहुत ही ब्रॉडली सा बताया हुआ है, मैं भी वैसे ही बता देती हूँ, बल्कि बहुत शॉर्टन सा बताया हुआ है कि फ्रैक्चर इफ़ अराउंड द नी है, ठीक है। फ्रैक्चर क्या है, अराउंड द नी है, या फिर पेल्विस का फ्रैक्चर है, या एसिटाबुलर फ्रैक्चर की बात करेंगे। अब फ्रैक्चर जो अराउंड द नी हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल ये ऊपर से हमारे पास क्या आ रही होती है, यानी ये ऊपर से आ रही है फीमर, ठीक है। और फीमर के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटीरियरली हमारे पास क्या होती है, टीबिया होती है, ठीक है। मुझे नहीं बनानी आती। अब वो कह रहा है कि ये जो फ्रैक्चर अराउंड द नी है, इनमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि प्रॉक्सिमल एंड जो है वो फीमर का, उसकी इंजरी हो जाए, ठीक है। सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर फीमर का हो जाए, या यहाँ पे बीच में इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। या फिर आपके पास ये जो प्रॉक्सिमल टीबिया है इसका फ्रैक्चर हो जाए। तो जो फ्रैक्चर अराउंड द नी है, ये फ्रैक्चर जो है इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बेसिकली डिस्टल फीमर को, ठीक है। इनमें इन्वॉल्व होता है कौन, डिस्टल फीमर इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद इनमें प्रॉक्सिमल टीबिया की इन्वॉल्वमेंट होती है। और हम देखें तो इंट्रा आर्टिक्यूलर इन्वॉल्वमेंट होती है, यानी जहाँ पे दोनों बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं उनका भी फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो कह रहा है कि ये फ्रैक्चर जो है इनको मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की रिस्क की वजह से इनको मैनेज करना मुश्किल है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अराउंड द नी फ्रैक्चर को हम 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। हम कहते हैं या तो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, या नंबर 2 हम कहते हैं कि इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर हो गया। इंट्रा आर्टिक्यूलर के बाद हम कहते हैं प्रॉक्सिमल टीबियल फ्रैक्चर हो गया, और प्रॉक्सिमल टीबियल फ्रैक्चर को ही प्लेट्यू टीबियल फ्रैक्चर भी कहते हैं। स्पेशली जो लेटरल प्लेट्यू टीबियल फ्रैक्चर होता है उसमें साथ में टीबियल आर्टरी भी आपकी डैमेज हो रही होती है, कॉम्प्रेस हो रही होती है, ठीक है। आपको सिर्फ इनकी मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में भी मोस्टली यही होता है कि ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन हमें करनी पड़ती है। अगर हम सबकी अलग अलग बात करें तो जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर है, सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर यानी ये जो आपका डिस्टल एंड है फीमर का, इसका जब फ्रैक्चर हो जाता है तो इसको हमें सर्जिकली फिक्स करना पड़ता है। कैसे फिक्स करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुप्राकंडाइलर प्लेट, या फिर हमारे पास इंट्रामेड्यूलरी नेल्स होते हैं, जो शायद फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाए थे। तो वो नेल्स जो हैं वो पुट करते हैं, ठीक है। सो इंट्रामेड्यूलरी नेल्स जो हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि मेन कॉम्प्लिकेशन इसकी यही होती है कि मैल यूनियन और डिलेड यूनियन है। नंबर 2 अगर हम बात करें इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर की, तो इंट्रा आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर स्पेयर ट्रोमा के बाद होता है, और इसको हमें ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है। अगर हम टीबियो प्लेटियल फ्रैक्चर की बात करें तो ये जो टीबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर है, आर्टिक्यूलर फ्रैक्चर होता है ये प्रॉक्सिमल टीबिया का, तो इसको हम टीबियल प्लेट्यू फ्रैक्चर कहते हैं। अगर ये लेटरल प्लेट टीबियल प्लेट को इन्वॉल्व कर रहा होगा लेटरल साइड को, तो इंटीरियर टीबियल आर्टरी भी डैमेज हो सकती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट लेस दैन 2 मिलीमीटर है तो फिर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मोर देन 2 मिलीमीटर है तो फिर हमें यहाँ पे भी रिडक्शन और फिक्सेशन करनी पड़ती है। लास्टली बेटे अगर हमारे पास प्रॉक्सिमल सिर्फ टीबिया का फ्रैक्चर है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस इन्वॉल्व नहीं है, तो ये वाले फ्रैक्चर मेजर न्यूरोवास्कुलर इंजरीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। यूजुअली अनडिस्प्लेस्ड होते हैं। अब अगर तो वो क्लोज हुए तो हम कास्ट इमोबिलाइजेशन करेंगे, बट अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ तो फिर सेम हमें क्या करनी पड़ेगी, ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन। तो आप सिर्फ ये आसान आसान बातें भी लिख देंगे तो ये भी काफ़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं ये ज़्यादातर जो हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद होते हैं, इसलिए हम इनको बम्पर इंजरीज़ भी कहते हैं। अब इसको ये जो प्रॉक्सिमल टीबियल फ्रैक्चर है ना, इसको फिर फर्दर आगे क्लासीफाई किया हुआ है। इसकी क्लासिफिकेशन इस वजह से की हुई है क्योंकि इसके जो ओपन फ्रैक्चर, अच्छा इसकी क्लासिफिकेशन पहले इस तरह से की हुई है कि जी क्लोज फ्रैक्चर है या ओपन फ्रैक्चर है, ठीक है। क्लोज में तो जाहिर है आपकी जो स्किन है वो इंटैक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो स्किन है वो तो फट गई है। अब स्किन कितनी इन्वॉल्व है इसके ऊपर फिर एक और क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं गस्टाइलो एंडरसन क्लासिफिकेशन, गस्टाइलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन बेटे बहुत ही आसान सी है। ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है, और फिर 3 में ना आगे 3A है, B है और C है। ग्रेड 1 में वो कहता है कि स्किन तो ओपन हो गई है, लेकिन लेस देन 1 सेंटीमीटर स्किन की ओपनिंग है, क्योंकि ओपन फ्रैक्चर की ये फर्दर क्लासिफिकेशन है ना, तो ओपन फ्रैक्चर में स्किन तो इंटैक्ट नहीं है, स्किन तो ओपन हो गई है बट लेस देन 1 सेंटीमीटर इन्वॉल्व किया हुआ है। फ्रैक्चर जो था ओवरऑल लो एनर्जी फ्रैक्चर था, और है था वो सिंपल फ्रैक्चर ही, ठीक है। मतलब सिंपल तो नहीं था है, लेकिन इतना ज़्यादा लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि स्किन की जो इंजरी है वो ग्रेटर देन होती है 1 सेंटीमीटर,
और लेकिन इतना सॉफ्ट टिश्यू डैमेज नहीं होता, ये यूजुअली माइल्ड क्रशिंग इंजरी की वजह से होता है, ठीक है। और अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू भी डैमेज हो जाता है और सुवेयर क्रशिंग इंजरी की वजह से ये हुआ होगा। अब 3 में भी आगे 3A, 3B, 3C, 3A के अंदर बहुत एक्सटेंसिव लेसरेशन होती है लेकिन बोन कवरेज अभी भी मौजूद है। 3B के अंदर पेरियोस्टियल स्ट्रिपिंग हुई भी होती है और बोन एक्सपोजर हुआ होता है, मैसिव कंटेमिनेशन हो जाती है और हमें फ्लैप कवरेज देनी पड़ेगी। और 3C में साथ में वैस्कुलर इंजरी भी इन्वॉल्व है तो भी आपको रिपेयर जो है वो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये एक दफ़ा क्लासिफिकेशन बेटे बुक से देख लेना। अब यहाँ पे हम मैनेजमेंट में ATLS प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। उसके बाद फ़ॉरन पेशेंट का जो भी वूंड है उसको क्या किया जाता है, डीब्राइड किया जाता है। डीब्राइडमेंट के बाद हम उसको ज़ाहिर है पेन किलर एनाल्जेसिया देंगे। अब फ्रैक्चर चूँकि ओपन है तो इन्फेक्शन का रिस्क है, इसलिए हम एंटीबायोटिक और टेटनस प्रोफिलैक्टिक फॉलो करेंगे और फिर हम बोन को एक्सटर्नली फिक्स करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इंटरनल फिक्सेशन। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस भी आपसे पूछी जाती हैं बेटे। कॉम्प्लिकेशन में कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, वैस्कुलर इंजरी हो सकती है, फिर आप मैंने कहा वो हर जगह ऐड कर दें, डिलेड यूनियन, नॉन यूनियन, मैल यूनियन, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब आपकी टीबिया डैमेज होगी तो इसमें कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, कॉमन पेरोनियल नर्व, और वो क्या करेगी, फुट ड्रॉप, ठीक है। तो जो रिस्ट ड्रॉप होता है वो रेडियल नर्व की वजह से होता है और जो फुट ड्रॉप है वो कॉमन पेरोनियल नर्व की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास ना पेल्विस का फ्रैक्चर दिया हुआ है, वो भी इतना कोई आसान सा दिया हुआ है, उसको एक दफ़ा आप रीड कर लें, फिर कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लें। बेसिकली पेल्विस के फ्रैक्चर को बल्कि हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं, मुझे थोड़ा सा फ़ोन का इशू है हमारा, लेकिन हम यहाँ डिस्कस भी कर लेते हैं कि अगर आपकी जो पेल्विस बोन है उसका फ्रैक्चर हो जाए, इस तरह से तो नहीं होती, लेकिन अगर उसका फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या है, वो कहते हैं ये बेसिकली एक बोनी रिंग बन रही होती है ना, और इसके बहुत सारे लिगामेंट्स जो हैं वो स्टेबलाइज करते हैं। ज़्यादातर इसके फ्रैक्चर अनडिस्प्लेस होते हैं और जब वो अनडिस्प्लेस होते हैं तो हम उनको कंजर्वेटिवली बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर जो फ्रैक्चर हैं वो ओपन हो गए तो फिर इनकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट, और वो स्पेसिफिक मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, उसी तरह से की जाती है कि आपको इसको ओपन करना पड़ता है और फिर मैनेज करना पड़ता है, और इवन सम केसेस में तो हमें प्लेट्स भी डालनी पड़ती हैं। अब पेल्विस फ्रैक्चर की AO क्लासिफिकेशन बहुत आसान सी है। AO ने डिवाइड किया पेल्विस के फ्रैक्चर को 3 ग्रुप्स में, A, B और C में। A में वो कहता है कि फ्रैक्चर जो है वो स्टेबल फ्रैक्चर होता है, ठीक है, फ्रैक्चर क्या होता है, स्टेबल होता है। B में वो कहता है कि फ्रैक्चर जो है वो रेशनली अनस्टेबल होता है और ओपन बुक फ्रैक्चर हो सकता है। ओपन बुक फ्रैक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी समझ लो कि जो बुक है ना वो ओपन होगी। कैसे, ये दोनों ऐसे बुक्स थी ना, ये ओपन हो जाती है, सिम्फिसिक प्यूबिस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दोनों है बोन के, ठीक है। और जो टाइप C होती है उसमें तो आपका फ्रैक्चर वर्टिकली भी अनस्टेबल हो जाता है। यहाँ रेशनली अनस्टेबल और यहाँ पे वर्टिकली भी अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होती है, पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तकरीबन 1500 ml से लेके 2000 ml तक उसका क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। सो पेशेंट हाइपोवोलीमिया में जा सकता है। अर्जेंट मैनेजमेंट ज़रूरी है। अर्जेंट मैनेजमेंट में हम ATLS प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। नंबर 2, हम उसकी हाइपोटेंशन, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत हुई होती है, हाइपोटेंशन को कंट्रोल करते हैं। नंबर 3, हम ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एब्डोमिनल ऑर्गन्स वगैरह को देखने के लिए हमें लेप्रोटमी भी करनी पड़ती है। तो ये आपका जनरल मैनेजमेंट है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर डिस्प्लेस है या अनडिस्प्लेस है, स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। अगर तो स्टेबल है तो फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, और अगर वो अनस्टेबल हुआ तो अनस्टेबल के अंदर हमें सर्जिकली फिक्सेशन करनी पड़ती है। और इवन ये जो ओपन बुक फ्रैक्चर बता रही थी, अगर ये हो तो इसमें हमें प्लेट इंसर्ट भी करनी पड़ती है। कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसकी आपसे पूछी जाएगी पेपर में, दैट इज़ हाइपोवोलीमिया। उसके बाद नंबर 2 क्या हो सकती है, यूरीथ्रल इंजरी, क्योंकि पेल्विस के पीछे यूरीथ्रा है वो डैमेज हो सकता है, उसमें स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और नंबर 3, आर्थराइटिस। हर जॉइंट की कॉम्प्लिकेशन आपने याद रखनी है, आपसे पूछते हैं, ठीक है। नाउ लास्ट हमारे पास क्या है, एसिटैबुलर फ्रैक्चर। ये जो बेटे एसिटैबुलम है, ये तो जाहिर है इसके अंदर आपका जो फीमर है वो फिक्स हो रहा होता है, एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन रही होती है। अगर एसिटैबुलर फ्रैक्चर है तो ये फर्दर डिपेंडिंग अपॉन 2 तरह का हो सकता है, या तो एलिमेंट्री फ्रैक्चर होता है या हम कहते हैं एसोसिएटेड फ्रैक्चर होते हैं, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो ये स्टेबल और अनडिस्प्लेस्ड होगा तो हम नॉन ऑपरेटिवली ट्रीट करेंगे, और अगर डिस्प्लेस्ड होगा और अनस्टेबल होगा तो फिर हमें इंटरनल फिक्सेशन करनी पड़ती है। इस एसिटैबुलर फ्रैक्चर की भी कॉम्प्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं,
नंबर 1 शियाटिक नर्व की इंजरी हो जाती है, ठीक है। नंबर 2 आर्थराइटिस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3 ए वैस्कुलर नेक्रोसिस होती है। और नंबर 4 आपने याद रखना है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी भी डैमेज होती है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटे आपने याद रखनी है। सो लोअर लिम्ब फ्रैक्चर को हमने बहुत जल्दी कवर किया, उसकी एक रीज़न कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका फीमर का जो हेड एंड नेक का फ्रैक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमने अच्छे से पढ़ा, उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। फिर हमने अराउंड द नी बात की कि डिस्टल हो सकता है, इंट्राआर्टिकुलर हो सकता है या टीबियल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की है कि अगर पेल्विस का फ्रैक्चर होगा या फिर हमने कहा कि एसिटाबुलर फ्रैक्चर होगा, इनकी बेटे आप कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। बाकी मैनेजमेंट अगर आपको कुछ नहीं भी याद रहता तो आप बस ऐसे मेंशन कर दें कि स्टेबल है, अनडिस्प्लेस्ड है, तो इसकी जो है वो क्लोज रिडक्शन, और अगर नहीं है तो फिर हम ऑपरेटिवली इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स वगैरह, ठीक है। सो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंसर्न कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ लें। और नेक्स्ट चैप्टर जो हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने रिमाटोलॉजी मेडिसिन से अच्छी की हुई है तो वो कवर हो जाते हैं। बहरहाल मैं अब यहाँ पे आपको वो भी बता देती हूँ, बाकी हम उसको रिमाटोलॉजी में भी दोबारा कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।